जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो अभी कोविड का जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है 2019 से शुरू हुआ है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आते जाते रही हैं विश्व में और बहुत सारे लोगों की जान लेती रही है और बहुत तबाही मचाती रही है। तो पिछले 200 सालों में जो भी इतिहास रहा है पेंडेमिक का, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति रही है पेंडेमिक की और महामारी की पूरे विश्व में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आउटब्रेक होता है या जो भी एपिडेमिक होता है या पेंडेमिक होता है तो उसका डेफिनेशन क्या है। तो आउटब्रेक तब होता है जब कोई भी एक नया वायरस देखने को मिलता है, नया बीमारी देखने को मिलता है, चाहे वो एक आदमी में हो और चाहे ज्यादा आदमी में हो, लेकिन वो छोटे एरिया में होता है जिसका कि इलाज उपलब्ध नहीं है, जो कि ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं रहता है वाइड एरिया में और जिसके बारे में कम जानकारी हो। जैसे कि आउटब्रेक अगर हम लोग कोरोना के केस में कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले कोरोना कहाँ मिला, तो वुहान में मिला। तो जैसे वुहान एक छोटा सा एरिया हो गया, तो वहां पर सबसे पहले 17 नवंबर को एक आदमी में मिला, दिसंबर में 8 आदमी में मिला, तो इस तरह से वो बढ़ते गया। तो वो वुहान से बाहर उस समय तक नहीं निकला था, तो उस समय तक उसका इलाज नहीं था, उसके बारे में लोग जानते नहीं थे कि किस तरह का वायरस है, क्या इसका इलाज हो पाएगा। तो इसे आउटब्रेक कहते हैं कि जबकि कोई नया एक वायरस कम्युनिटी में मिलता है या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत समय से पिछले समय से दिखी नहीं है मानव जाति में, जो कि उन लोगों में वो बीमारी पहले थी लेकिन खत्म हो चुकी थी और फिर से आई है बहुत समय लंबे समय के बाद। तो ऐसी बीमारी को भी जो है सो लॉन्ग टाइम के बाद जब रीअपीयर करता है तो उसे भी हम लोग आउटब्रेक कहते हैं। लेकिन यही बीमारी जब वाइड रेंज में, जैसे कि वुहान से निकल के जो वायरस है अगर चाइना में फैल गया तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक जो है सो एक वाइडर एरिया के लोगों को, ज्यादा लंबे चौड़े एरिया के लोगों को जब अफेक्ट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत तेजी से ज्यादा लोगों में फैलने लगता है। जैसे कि नवंबर में 2019 में जो वुहान में है सो कोरोना वायरस मिला, लेकिन जनवरी आते आते वो पूरे चाइना में धीरे धीरे फैल गया। ठीक है। तो इस स्थिति में जो है सो आउटब्रेक जो है सो एपिडेमिक में चेंज हो जाता है। और जब पैंडेमिक तब कंसीडर करते हैं जबकि यही अननोन बीमारी किसी एक देश की बाउंड्री को पार करके, उसकी जो सीमा है उसको पार करके दूसरे देशों में और दूसरे महाद्वीपों में पहुंचने लगता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब फैल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्टेज वाइज है, पहले जो है सो आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक के बाद एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक के बाद पैंडेमिक होता है। तो अभी जो स्थिति है वो पैंडेमिक की, और पैंडेमिक का भी ये सेकेंड वेव चल रहा है इंडिया में। बहुत सारे देशों में सेकेंड वेव पार हो चुका है, हो सकता है थर्ड वेव भी आए, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले भी बहुत सारी महामारियों में हो चुकी है जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सो 1817 में पहला सबसे जो था सो कॉलेरा पेंडेमिक था। कॉलेरा पेंडेमिक चालू हुआ था रसिया से और वो जो है सो लगभग 10 लाख लोगों की जान लिए थे उसने। कॉलेरा पेंडेमिक रसिया से चालू हुआ। रसिया में चालू होने के बाद वो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश के सेना जो थे रसिया पर हमला किए थे, उस समय जब वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो उसके साथ जो है सो कॉलेरा जो है सो पहुंच गया यूरोप, ब्रिटेन। और फिर ब्रिटेन में पहुंचने के बाद वहां से जानते हैं सब कि उस समय जो है सो उपनिवेश का समय था, कॉलोनियल एरा था। उस समय क्या हुआ कि कॉलेरा जो है सो ब्रिटिश सोल्जर्स और उनके एम्प्लॉयज के कारण जो है सो देश विदेश में पहुंच गया। ठीक है। और ये बैक्टीरिया जब ब्रिटिश सोल्जर्स के थ्रू देश विदेश में पहुंचने लगा तो क्या हुआ कि आप देखेंगे यहाँ पर उनके नेवी के थ्रू ये स्पेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इटली, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, अमेरिका, सब जगह पहुंच गया। और इसके कारण जो है सो लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई। और ऐसा नहीं था कि 1817 में शुरू हुआ तो आज के समय के जैसे उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, पहले तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है।
उसके बाद जब समझ में आया तो उस पर रिसर्च चालू हुआ। तो उसके बाद जो है सो इसका वैक्सीन 1885 में बन पाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये जो पेंडेमिक है वैक्सीन बनने के बाद भी तुरंत खत्म नहीं हुआ और इसकी 7 लहर आई, 7 वेव्स आई थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये परिस्थिति थी। तो ये जो है सो 19वीं सदी की 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी महामारी थी। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो सेकेंड डिकेड होता है, दूसरा दशक जो होता है किसी भी सदी का, हर साल हर सदी में दूसरे दशक में ऐसी एक महामारी दुनिया झेलती है और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसके बारे में मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग आगे देख सकते हैं। और ये देखिए अभी इसके बाद जो है सो आया 1855 का तीसरा प्लेग। तो ये प्लेग की तीसरी लहर थी। पहला प्लेग जो का लहर था वो 541 एडी में था और ये यूरोप में हुआ था, ठीक है, ग्रीस में। उसके बाद जो सेकेंड था वो भी जो लहर था 1350 में, वो भी यूरोप में हुआ था। लेकिन जो तीसरी लहर थी प्लेग की वो शुरू हुई चाइना से। चाइना से शुरू हुई, चाइना से वो पहुंची हांगकांग और वहां से फिर आ गई इंडिया। तो चाइना से में शुरू होने का प्लेग आप सब लोगों को पता है कि बेसिकली चूहों से शुरू होता है, ठीक है। तो वहां से शुरू हुई बुबोनिक प्लेग और इसने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ली। तो यहां से शुरू होने के बाद इनिशियली जो है सो इस समय तक जो है 1855 तक स्टीम इंजन का इजाद हो चुका था और बहुत सारे जो कल कारखाने हैं कोयले के एनर्जी पे, कोयले के जला के उसको एनर्जी डेवलप करके उसके पावर से चलने लगे थे। तो उसके कारण क्या है सो वहां पर यूनान प्रोविंस में चाइना में कोयला है और यहाँ पर जो है सो ब्रिटिश उपनिवेश के कारण यहाँ पर एक माइनिंग का, खनन का बूम आया। बहुत तेजी से खनन चालू हुआ कोयले का। उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जब भी खनन चालू होगा तो वहां पर जो है सो लोग आके, मजदूर आके रहेंगे और वहां पर ज्यादा साफ सफाई होती नहीं है। मजदूर जहां रहते हैं वहां पर गंदगी फैली रहती है और चूहों के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती है बसने के लिए। तो उसके कारण वहां पर यूनान में चूहे आए, उनसे प्लेग फैला और वही प्लेग जो है सो हांगकांग पहुंचा, ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया आया और इंडिया में आने के बाद फिर वो वर्ल्ड वाइड भी फैल गया। तो इंडिया में तो सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे और इसी के कारण इंडिया में उस समय जो है सो रिवॉल्यूशन, क्रांति चल रही थी, आजादी की क्रांति चल रही थी। 1855 का समय आप लोग सब जानते हैं और 1857 की क्रांति भी जानते ही होंगे। तो उस समय जो प्लेग फैला तो उसके कारण ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया कि अभी जो महामारी फैली हुई इसे रुके रोकथाम के लिए हम इनको पकड़ रहे हैं, ये इससे संक्रमित है, वो उससे संक्रमित है, इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और बहुत सारे लोगों को मार भी डाला। तो ये तो एक उनको एक्सक्यूज मिल गया, एक बहाना मिल गया लोगों को धरपकड़ करने की। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि जो रिप्रेसिव पॉलिटिक्स हुआ उसके कारण जो रिवोल्ट्स और बढ़ गया और 1857 की क्रांति हो गई। लेकिन इस पेंडेमिक से फिर जो है सो वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन फैला और ये चला 1960 तक। तो देख रहे हैं आप 1855 से 1960, तो इसके कितने लहर आए होंगे, इसकी दवा बनी, इसकी रोकथाम की व्यवस्था हुई, सब कुछ हुआ। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि 1897 में भी पुणे में जब प्लेग फैला था तो वहां पर जो प्लेग कमिश्नर उस समय थे रैंड, उनके कत्ल का भी इल्जाम बाल गंगाधर तिलक पर लगा था और उसी के बहाने तिलक को अरेस्ट किया गया था। तो ये जो प्लेग है बहुत लंबे समय तक चला और उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई, यानी 1.5 करोड़ लोगों की जान गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जो है फिजी मिसल्स, तो फिजी मिसल्स ये ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं फैल पाया था, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ था फिजी में वो बहुत ज्यादा था। और ये मिसल्स जो फैला था इसका बेसिक कारण क्या था कि फिजी जो है उसने जो है सो सीड कर दिया था अपने एरिया को। फिजी जो है सो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था, वहां पर हमला हुआ, ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया और वहां पर वो जो है स्वाधिपत्य मान लिया उन लोगों ने, फिजी वालों ने, ब्रिटिश क्राउन का। तो इसके कारण क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो रॉयल पार्टी थी फिजी की उसको बुलाया सम्मानित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्वीन विक्टोरिया ने उनको गिफ्ट वगैरह देकर वापस भेजा। लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया में मीजल्स चल रहा था,
लेकिन वहां पर उतने जानकार थे लोग, उससे रोकथाम कर रहे थे, बच रहे थे। लेकिन फिजी जो है सो एक आइलैंड नेशन है और वहां पर जो है सो उसके बारे में उतनी जानकारी थी नहीं कि इसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसके बारे में जो है सो क्या दवाएं चाहिए, कुछ नहीं पता था। उसके कारण क्या हुआ कि जो रॉयल पार्टी थी वो अपने साथ तो फिजी मिसाइल्स को वापस ले गई। उसके बाद क्या हुआ कि वहां के लोकल हेड्स, रॉयल पार्टी फिर गई प्रेजेंट्स वगैरह लेके, उन्होंने लोकल हेड्स और पुलिस वगैरह को बांटा और उसके साथ साथ मिसाइल्स भी बांट दिया। और वो फिर क्या हुआ कि गांव गांव तक पहुंच गया और उसके कारण क्या हुआ कि वहां की 1/3 आबादी, लगभग 40,000 लोग, 1/3 आबादी मारी गई। और इसके कारण जो है सो वहां पर क्या हुआ कि गांव के गांव खत्म हो गए। बहुत सारी परिस्थिति में ऐसा भी हुआ कि गांव को, मिसाइल्स को रोकने के लिए पूरे गांव को जला डाला गया। और उस केस में ऐसा हुआ कि बहुत सारे संक्रमित लोग जो कि तब तक जिंदा थे उनको भी साथ में जला दिया गया। तो ये जो थी सो एक बहुत बड़ी महामारी थी, इसमें जान कम गई, लेकिन इसकी जो स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति हुई फिजी की, वो जो थी बहुत ही खराब थी। उसके बाद आइए देखते हैं 1889 का रशियन फ्लू। तो 1889 का रशियन फ्लू जो है सो फर्स्ट सबसे पहले साइबेरिया और कजाकिस्तान से जो है पक्षियों में चालू हुआ। ये सबसे पहला फ्लू का ये जो था सो संक्रमण फैला था, इसके पहले फ्लू उतना फैलता नहीं था। ठीक है, ये जो है सो फ्लू साइबेरिया से होते हुए मॉस्को पहुंच गया और मॉस्को से फिनलैंड, नॉर्वेजियन कंट्रीज पे पहुंचा और उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज से पोलैंड और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। अब अगर यूरोप में फैल गया, 1889 का समय है, तो आपको पता है कि उस समय कॉलोनियल एरा था, तो उस समय जो भी बीमारी यूरोप में फैले उसको बाकी के कॉलोनियल देशों में पहुंच ही जाना था, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो कि एशिया में, अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में नहीं फैलती थी। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि जो भी उस समय क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली जो है सो वेस्टर्न यूरोप में था, अमेरिका में था, और जहां पर इंडस्ट्री थी वहीं पर गंदगी फैलती थी, वहीं पर बीमारियां पनपती थी और वहीं से शुरुआत होती थी। और उसके बाद क्या होता था कि वो लोग जब आते जाते थे, ट्रेवल करते थे यूरोप से या अमेरिका से लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, तो साथ में बीमारी भी लाकर दे जाते थे। तो ये परिस्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सो 1889 में शुरू हुआ, लेकिन 1890 आते आते लगभग 3,60,000 लोग इससे मारे गए। उसके बाद फिर देखते हैं आपका 1918 का स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू मेनली स्पेन से चालू हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेनिश फ्लू 1918 में डिटेक्ट हुआ सबसे पहले यूरोप में, स्पेन में, और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया। ठीक है, और उसके बाद एशिया पहुंचा और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो आपको पता है कि अमेरिका में स्पेन की भी कॉलोनी थी, उसके बाद फिर पुर्तगाल की भी थी, फ्रांस की भी थी, ब्रिटेन की भी थी, अलग अलग लोगों की कॉलोनी, अलग अलग देशों की कॉलोनी थी। तो स्पेनिश फ्लू स्पेन से फैला, शुरुआत वहां से हुई और धीरे धीरे वो अमेरिका पहुंचा, वहां से एशिया पहुंचा और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई पूरे दुनिया में। तो आप देख रहे हैं सेकेंड डिकेड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी दूसरा दशक। अभी हमने देखा 19वीं सदी दूसरा दशक, 20वीं सदी दूसरा दशक और 21वीं सदी दूसरा दशक। सेम चीज चल रहा है, रिपीट हो रही है। ये तो पिछले 300 सालों का ही ब्यौरा है, मतलब कि 200 सालों का, और ये अभी तीसरा जो चालू है। तो ये होता है दूसरे दशक में, हर सदी में, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इस पे मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोग आगे देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें भी जो है सो इस समय तक कोई इसके लिए, आपने देखा 1889 में सबसे पहले रशियन फ्लू फैला, ये भी बर्ड से ही फैला, वहीं से चालू हुई, और इस समय तक इसके लिए कोई इफेक्टिव दवा नहीं बना पाया गया था, कोई वैक्सीन नहीं थी, कुछ नहीं था, जिसके कारण कि ये पूरे देश में और पूरे दुनिया में फैल गया। और इसका आउटब्रेक जो है सो मैड्रिड से चालू हुआ था 1918 में, स्पेन में। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे डिसअपियर हो गया गर्मी का मौसम आते आते 1919 का, और उसके बाद फिर ये जो है सो ज्यादा परेशानी इससे नहीं हुई। 1919 में ये लगभग खत्म भी हो गया। और यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना वायरस के साथ लोग कि ठंडी में फैली है, नवंबर के 2019 में गर्मी आते आते ये खत्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से 1889 का भी वही केस था, 1919 का भी वही केस था कि फ्लू आया,
चला जाएगा। बर्ड फ्लू के टाइप इसको सोच रहे थे कि एक वेव आता है बर्ड फ्लू का, आता है चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद जो है सो एशियन फ्लू, जो 1889 से फ्लू का यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वास की जो सिस्टम है अपनी, उससे जो बीमारियों का फैलने का एक जो चालू हुआ प्रचलन, सो लगातार चलता ही जा रहा था। ये जो है सो स्टार्ट हुआ एशियन फ्लू हांगकांग से, और ये धीरे धीरे पूरे चाइना में फैला, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद फिर इंग्लैंड और यूरोप और इधर उधर फैल गया। इससे भी 14,000 लोग मरे। यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुई थी। और ये जो है सो शुरुआती दौर में 1958 के आते आते जो है सो ये दूसरा वेव आ गया इसका, ठीक है। 1957 में चालू हुआ, 1958 में इसकी दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव हुआ। और जब यहाँ पर जो है सो इसमें 1,16,000 लोग सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में मरे थे, और लगभग 11 लाख लोग पूरी दुनिया में मरे थे। और ये सेकेंड वेव जो होता है किसी भी बीमारी का जो है सो ज्यादा खतरनाक होता है। और ये क्यों होता है, इसके कारण आप लोग देख लीजिएगा, बताए गए हैं म्यूटेशन में। एक और वीडियो मैंने बनाया है म्यूटेशन का, डबल म्यूटेशन का, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें क्या है कि जो भी बीमारी, जो वायरस जो फैला रही है जो बीमारी, वो आदमी के जीन से रिएक्ट करके उसके जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उससे रिएक्ट करके उसी के हिसाब से अपने आप को म्यूटेट करती है, मजबूत करती है, और उसके कारण जो है सो वो और घातक होते चली जाती है, ठीक है। तो इसका भी जो है सो कुछ दिनों में वैक्सीन बनाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है सो इसकी महामारी खत्म हो पाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं HIV एड्स। तो HIV एड्स 1981 में मेनली इसका फैलाव चालू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 1920 में चिंपैंजी से शुरुआत हुई थी अफ्रीका में, और अफ्रीका से ये पहुंची हाइती, हाइती से पहुंची सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से फिर सीधे धीरे धीरे ये 1981 में पूरे जो वर्ल्ड है वहां पर फैल गई, ठीक है, अमेरिका से होते हुए। और इसका जो मेन जो ये होता है, इन्फेक्टेड लोग जो होते हैं उनको हाई फीवर, हेडेक, इनलार्ज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पर ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बहुत सारी इम्यूनिटी के लिए और दूसरी चीजों के लिए जो है सो सीरम सीक्रेट करते हैं। तो वो जब होते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसके कारण आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये चीज थी। और यहाँ पर ये जो है सो मेनली ब्लड से और जो है जेनिटल फ्लूइड से ये फैलती है, जिसके कारण कि टी सेल जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे इसका कोई अभी तक दवा तो नहीं बना है, लेकिन क्या हुआ कि इसके प्रोसेस को, इसकी गति को धीरे करने की दवा बन गई है। ना तो इसका अभी तक कोई वैक्सीन बना है, न पूरी तरह से ठीक करने की कोई दवा बनी है। हाँ, इसकी जो है सो धीरे धीरे इसको स्लो करने की जो है सो दवा बनी है। लेकिन अभी तक क्या है कि इससे लगभग 3.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और अभी इसमें से जो है सो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड भी हैं, और ये इन्फेक्शन अभी भी चला रहा है। हाँ, इसके रोकथाम में और इसके प्रोसेस को धीरे करने में बहुत सारी तरक्की हुई है देश और दुनिया में। फिर जो है सो 2003 का सार्स फ्लू है। ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है सो इन्फेक्शन है, फ्लू टाइप ही इन्फेक्शन है, और ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया 2003 में, और ये भी चाइना से ही शुरू हुआ था, बैट से, ठीक है। बैट से ये पहले पहुंचा कैट में, वहां पे म्यूटेट हुआ, उसके बाद ये पहुंच गया ह्यूमंस में, इन चाइना पहुंचा, और ये जो है धीरे धीरे 26 दूसरे कंट्रीज में भी फैल गया। और इस सार्स पेंडेमिक के समय भी चाइना ने वही किया था जो इसने 2019 में कोविड के समय किया। इस समय भी इसने पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कि कुछ नई बीमारी आई है जिसकी की दवा नहीं है, नए सिम्टम्स है, पूरे जो है तरह नहीं है। और इससे जो है सो लगभग 8,096 लोग इन्फेक्ट हुए थे, और 774 लोगों की जान गई थी। तो यहाँ पर मृत्यु दर और जो है संक्रमण दर कम था, लेकिन ये भी बहुत संक्रामक बीमारी थी। इसमें भी जो है सो छींकने या खांसने से जो फ्लूइड फैलती है उससे लोगों को इन्फेक्शन फैल रहा था। और यहाँ पर भी क्वारंटीन और आइसोलेशन ही जो था सो सबसे इफेक्टिव हुए था, सबसे कारगर तरीका था, जिससे कि लोगों में इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सका। और इसका भी जो है सो आप सिम्टम्स देख देंगे, सेम है। यहाँ पर भी जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सूखी खांसी है,
उसके बाद बुखार है, बदन दर्द और सिर दर्द है, और इसमें भी सारी चीजें सेम है। इसीलिए अभी जो आ रहा है कहना कि सार्स के वायरस से ही बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था चाइना 2015 से। तो आप देख सकते हैं कि सारा सिम्टम सेम है, बस क्या था कि इसमें इन्फेक्शन कम था और इसकी रोकथाम जल्दी हो गई थी और इसमें जो है सो मृत्यु कम हुई थी। तो इससे एक आइडिया मिला था चाइना को शायद कि कैसे क्या करना है, किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं, और इसके रोकथाम पर भी वो रिसर्च कर रही थी, लेकिन उसे ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, और जिसके कारण कि क्या हुआ कि वो लीक कर गया और फैल गया। तो यहाँ पर भी क्वारंटीन ही जो है सो इफेक्टिव हुआ था, और इसमें भी जो है सो जब चाइना ने इंफॉर्मेशन सप्रेस किया था, बाहर लोगों को बताया नहीं, WHO को बताया नहीं, जिसके कारण की महामारी फैली। इस समय भी चाइना की बहुत भद पिटी थी, लेकिन इस बीमारी के फैलने के कारण जो है सो WHO को बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली कि किसी बीमारी को रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि H1N1 और इबोला और जीका वायरस के समय जो है सो रोकथाम काफी इफिशिएंटली करा जा सका। उसके बाद जो है सो अभी जो अपना प्रेजेंट है वो है कोविड का। तो कोविड का आप लोगों को सबको पता है कि मार्च 11 2020 में जो है सो इसे महामारी घोषित किया गया, लेकिन ये डिटेक्ट तो हो गया था आपको बहुत पहले ही, नवंबर 2019 में ही। और इससे अभी 114 कंट्री जो है सो जब इन्फेक्शन 114 कंट्री में फैल गई और इससे लगभग 1,18,000 लोग जो है सो इन्फेक्ट हो गए, तब जाके इसे ऑफिशियली WHO ने पैंडेमिक घोषित किया। और इसमें जो है सो मिला जुला कर WHO की भी मिली भगत थी, नहीं तो इसे पैंडेमिक तो बहुत पहले घोषित कर देना चाहिए था, नवंबर दिसंबर 2019 तक कर देना चाहिए था। और ये सार्स का ही एक वेरिएंट है, और इस पे तो मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे सार्स को यूज किया है चाइना ने जैविक हथियार बनाने में। और इसमें जो है सो सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था नवंबर 2019-17 को। इसमें जो है सो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसकी गति जो है संक्रमण फैलाने की वो बहुत तेज है, और इसकी दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। और सबसे पहले जब पता चला था वुहान में, हुबे प्रोविंस के वुहान में जब लेबोरेटरी से ये निकला और पहला दूसरा संक्रमण मिला, तो सबसे पहले जो डॉक्टर ली थे, डॉक्टर ली वेनलियांग, ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इस तरह के जो सिम्टम्स हैं इस वायरस के, खांसी के, सूखे खांसी के, फीवर के और ये सब के, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ब्लड रिपोर्ट और ये सब चीजों में ढंग से आ नहीं रहा था, क्योंकि उस समय कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट की उस समय उतनी सिस्टम डेवलप नहीं थी। तो इन्होंने जो है सो अपने दोस्तों को एक एडवाइजरी जारी कर दी, सेफ्टी एडवाइजरी, और जिसके कारण कि फिर चाइना ने इन पर क्रिमिनल एक्ट चलाया और इन्हें अफवाह फैलाने के केस में पकड़ लिया, और बाद में ये खुद 1 महीने बाद जो है सो कोरोना वायरस से मारे गए। तो ये परिस्थिति है चाइना की कोई भी महामारी को हैंडल करने की, जिसके कारण कि जो है सो क्या हालत हो रखी है, देश और दुनिया की दुर्गति क्या इसने कर रखी है। और अभी आप देखिए कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 163 कंट्रीज में जो है सो महामारी फैल चुकी है। इससे लगभग 58 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 35 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अभी तक। तो ये क्या परिस्थिति बन रखी है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।